फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल बे ऑन साइंस। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 10th का विज्ञान, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग चैप्टर 6 जैव प्रक्रम चैप्टर का हम लोग फ्रेंड डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें फ्रेंड्स इस चैप्टर से 2 क्लास हो चुका है और आज ये इसका तीसरा पार्ट हो रहा है। फ्रेंड्स आज हम लोग डिस्कशन करेंगे मानव पाचन तंत्र। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देर का शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग का बुक में, हम तरह तरह के भोजन खाते हैं जिन्हें उसी भोजन नली से गुजरना होता है। प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है, जिससे वह उसी प्रकार के छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। इससे हम दांतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं, क्योंकि आहार का अस्तर बहुत कोमल होता है, अतः भोजन को गीला किया जाता है ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए। जब हम अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। यह वास्तव में केवल जल नहीं है, यह लार ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है, जिसे लार रस या लार कहते हैं। जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल रचना है। यदि हम इसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है तो इसे छोटे छोटे अणुओं में खंडित करना होगा। यह काम जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है, जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लार एमिलेस कहते हैं। यह मंड जटिल अणु को शर्करा में खंडित कर देता है। भोजन चबाने के दौरान पेशीय जिह्वा भोजन को लार के साथ दूसरी तरह मिला देती है। आहार नली से हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक है। यह क्रमाकुचन गति पूरी भोजन नली में होती है। मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रशिका या इसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। आमाशय एक बृहद अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। आमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। ये पाचन कार्य आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्त्रवन करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। आपके विचार में अम्ल और कौन सा कार्य करता है? सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मा आमाशय की आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। हमने बहुधा वयस्कों को एसिडिटी अथवा अम्लता की शिकायत करते सुना है। क्या इसका संबंध उपरोक्त वर्णित विषय से तो नहीं है? फ्रेंड्स, जब पेट में कभी अम्ल की शिकायत हो, मतलब कि एसिडिटी हो जाती है, तो वहाँ पेट में अम्ल की शिकायत हो जाती है। यहाँ पे देखिए, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं कि एसिडिटी हो गया है, तो हम लोग इनो पीते हैं तो हम लोग का जो है पेट ठीक हो जाता है। आमाशय से भोजन अब क्षुद्रांश में प्रवेश करता है। यह अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। क्षुद्रांश आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। अत्यधिक कुंडित होने के कारण यह सतह स्थान में अवस्थित होता है। विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांश की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। घास खाने वाले शाकाहारी जो है का सेल्यूलोज पचाने के लिए एक लंबे क्षुद्रांश की आवश्यकता होती है। मांस का पाचन सरल है, अतः बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांश जो है छोटी होती है। क्षुद्रांश कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा
के पूर्ण पाचन का स्थल है। इस कार्य के लिए यह यकृत तथा आमाशय से स्रवन प्राप्त करती है। आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है और अग्नाशय एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाता है। यकृत से स्रावित पीतरस इस कार्य को करता है। यह कार्य वसा पर क्रिया करके अतिरिक्त क्षुद्रांश में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होती है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पीत लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यह साबुन का मैल पर इमसलीकरण की तरह ही है। ये फ्रेंड्स हम लोग पढ़े हैं पिछले चैप्टर में। जो मैल का मिसेल्स बनता है और मैल हटता है, जिसके विषय में हम अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। अग्नाशयिक रस का स्रवन करता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है तथा इम्लीशीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। क्षुद्रांश की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत-रस स्रावित करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को एमिनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। पाचित भोजन को आंत्र की भित्ति अवशोषित कर लेती है। क्षुद्रांश के अतिरिक्त आस्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रावर्ध होते हैं, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है। पुराने ऊतक का मतलब फ्रेंड, जैसे कि हम लोग कहीं गिर गए, चोट आ गया, छिल गया, तो वहाँ पे देखते हैं कि अगर घाव हो गया, छिल गया, तो धीरे धीरे वहाँ हम लोग का कुछ समय में ठीक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, वो जो शरीर है, पुराने ऊतक हैं, उसको धीरे धीरे मरम्मत करता है, तब हमारा घाव या कटा हुआ हम लोग का धीरे धीरे ठीक हो जाता है। वही है पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है। बिना पचा हुआ भोजन विद्रांत में भेज दिया जाता है, जहां अधिसंख्य दीर्घरोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं तथा अन्य पदार्थ गुदा शरीर के बाहर कर दिया जाता है। इस वर्ज्य पदार्थ का बहिक्षेपण गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे पहले हम लोग भोजन को मुंह से लेते हैं। यहाँ देखिए, हम लोग का मुंह है, मुख गुहा, और जीभ और लार की मदद से हम लोग भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। यहाँ देखिए, ग्रासिका से भोजन नीचे जाता है। इसके बाद है डायफ्राम। यहाँ पित्ताशय, पीत का रस है, भंडारण करता है। पीत नली दिया हुआ है। यकृत, अग्नाशय, यहाँ से एंजाइम और यहाँ से अम्ल का निर्माण, और यहाँ भी आमाशय से भी अम्ल स्रवन होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, क्षुद्रांश है जहाँ पे भोजन का क्रिया होता है, और यहाँ पे देखिए बृहद्रांश है, कोलोन, और यहाँ पे दिया हुआ है परिशेषिका। यहाँ से ये देखिए फ्रेंड्स, गुदा द्वार है, जहाँ से जो वर्ज्य पदार्थ हैं जिनसे जल अवशोषित करके शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। फ्रेंड्स, हम लोग चित्र 6.6 मानव पाचन तंत्र देख रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे दिया हुआ है, यह भी जानिए, जिसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स दंत क्षरण। दंत क्षरण या दंत क्षय ईमेल या
डैटिन के सैने सैने मृदुकरण के कारण होता है। इसका प्रारंभ होता है जब जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, जब हम लोग कुछ मीठा खाते हैं और बिना मुंह को धोए हुए रात में सो जाते हैं तो वहाँ बैक्टीरिया उत्पन्न होता है और वहाँ पर जो चीनी शर्करा है उस पर क्रिया करता है और अम्ल का निर्माण करता है, जिससे क्या होता है तब ये जो है इनेमल मृदु या विखंडीकृत हो जाता है। जो हम लोग का दांत का ऊपरी परत है वो विखंडितकृत हो जाता है। अनेक जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक कर दंत प्लाक बना देते हैं और जीवाणु जो है अपनी संख्या में वृद्धि करता है और जो खाद्य कण मुंह में फंसे हुए हैं उसके साथ दांतों पर चिपक जाता है, दंत प्लाक बना देता है। प्लाक जो है दांतों को ढक लेता है, इसीलिए लार अम्ल को उदासीन करने के लिए दंत सतह तक नहीं पहुंच पाती है, इससे पहले कि जीवाणु अम्ल पैदा करे। भोजनोपरांत दांतों में ब्रश करने से प्लाक हट सकता है। यदि अनुपरचित रहता है तो सूक्ष्मजीव मज्जा में प्रवेश कर सकते हैं तथा जलन व संक्रमण करते हैं। फ्रेंड्स, आगे देखिए दिया हुआ है प्रश्न। इसके पहले फ्रेंड्स एक बॉक्स प्रश्न का और आया है, तो पहले हम लोग उसको कर लेते हैं, उसके बाद इसको आज दोनों बॉक्स का हम लोग प्रश्न देख लेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, पहले सबसे पहले जो प्रश्न का बॉक्स था वहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 प्रश्न दिए हुए हैं जिसका कि हम लोग उत्तर देखेंगे। हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूर्ति करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। दूसरा, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। तीसरा है, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। और चौथा है, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसका अभी उत्तर देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला क्वेश्चन का हम लोग आंसर देख रहे हैं। हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण इस कारण अपर्याप्त है क्योंकि बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं वातावरण से सीधे संपर्क में नहीं होती है, अतः विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। आगे है फ्रेंड्स, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा, सब सजीवों की समस्त संरचनाएं अणुओं से मिलकर बनी है। सजीवों को अपनी संरचनाओं की मरम्मत जरूरी है, इसीलिए इसमें हमेशा अणुओं को गतिशील रखने की क्षमता होनी चाहिए। स्पष्ट है कि जीव के जीवित होने का प्रमाण अणु की गति है। आगे है फ्रेंड्स, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा, किसी जीव द्वारा ऑक्सीजन, जल तथा भोजन जैसी कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। भोजन जीव द्वारा ऊर्जा एवं पदार्थों के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन जीवों को भोजन जैसे पदार्थों के विखंडन से ऊर्जा प्राप्त होती है, इसके लिए श्वसन करना पड़ता है। जल भोजन के पाचन तथा जैविक प्रक्रियाओं के लिए जल पिया जाता है। आगे है फ्रेंड्स, प्रश्न 4, जीवन के अनुक्षरण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जीवन के अनुक्षरण के लिए निम्नलिखित प्रक्रम अवश्य मानेंगे। पहला है फ्रेंड्स, पोषण, श्वसन, वहन,
तथा उत्सर्जन। आगे है फ्रेंड्स पेज 111 का क्वेश्चन, उसको भी आज हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है, प्रश्न है स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में निम्नलिखित अंतर है। पहला एक, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, एक तरफ है स्वपोषी पोषण और दूसरी तरफ है विषम पोषी पोषण। पहला है हरे पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 तथा जल का उपयोग कर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ये अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। इस तरह से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, क्लोरोफिल की उपस्थिति तथा सूर्य के प्रकाश में ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इधर है विषम पोषी पोषण में, लेकिन विषम पोषी जीव अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर पाते हैं, ये दूसरों के बनाए भोजन पर निर्भर हैं। दूसरा है फ्रेंड्स, ये किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहते हैं, यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। विषम पोषी जीव पादपों पर निर्भर करते हैं, जैसे मनुष्य तथा कवक। आगे है फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे कच्चे सामग्री वातावरण से प्राप्त करते हैं। क्लोरोफिल पादपों की हरी पत्तियों में विद्यमान रहता है। प्रकाश वे सूर्य से प्राप्त करते हैं। पौधे वातावरण से अपनी पत्तियों के रंध्रों के द्वारा CO2 ग्रहण करते हैं। पौधे अपनी जड़ों द्वारा मृदा से जल का अवशोषण करते हैं और इस प्रकार जल का परिवहन जड़ से पत्तियों तक होता है। आगे फ्रेंड्स, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारे आमाशय में उसकी भित्ति होती है जिसमें जठर ग्रंथियां उपस्थित हैं। यह भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट भी करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हम जटिल पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। पाचक एंजाइम इन जटिल पदार्थों को छोटे छोटे सरल अणुओं में बदल देते हैं। यह इसलिए आवश्यक होता है कि सरल अणुओं को क्षुद्रांश द्वारा आसानी से अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पाचक एंजाइमों का हमारी पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांश कैसे अभिकल्पित किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा पचे हुए भोजन का अवशोषण क्षुद्रांश में होता है। इसकी रचना अंगुली नुमा होती है जिसे दीर्घरोम कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं में बहुतायत होती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत करने में होता है। तो फ्रेंड्स हम लोग 111 पेज तक इसका यहाँ पे हम लोग आंसर क्वेश्चन यहाँ पे कर चुके हैं 5 तक। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे हम लोग का टॉपिक है श्वसन दिया हुआ है, जिसमें कि क्रियाकलाप भी दिया हुआ है 6.4, जिसको कि फ्रेंड्स हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे और श्वसन के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। फ्रेंड्स हमारे वीडियोज को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में